आशीष सर, ये समझाएं कि दिक्कत तो जैसा देवीना जी भी कह रही है कि सबको आने वाली है, हमें भी आएगी, लेकिन क्या कम आएगी हमें, और क्या हम बच पाएंगे, संभल पाएंगे, संभाल पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो भारतीय बाजारों पर क्या असर देखते हैं आप इसका? अनिल सर, एक्चुअली देखिए, एक तरफ से अमेरिका का बाजार, जैसे देवीना मैडम ने बताया, 12-13 सालों से सारे इमर्जिंग मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहा था। और पिछले 3-4 साल में भारत का अच्छा परफॉर्मेंस रहा, इसलिए इसका असर हमको शायद नज़र नहीं आया। लेकिन 12-13 सालों से इमर्जिंग मार्केट के मुकाबले अमेरिका बहुत बढ़िया कर रहा था। और इसके साथ-साथ ये होता है कि भई यूएस का डॉलर स्ट्रॉन्ग होने लगता है। वो एआई की वहाँ पे रैली चल रही है, पैसा अमेरिका की तरफ जा रहा है, इमर्जिंग मार्केट्स में बिकवाली हो रही है, करेंसी पर प्रेशर, मार्केट का खराब परफॉर्मेंस। तो एक तरफ से कहीं न कहीं अमेरिका के मार्केट का थोड़ा कूल ऑफ होना, उससे सबसे पहले तो क्या है कि सारे इक्विटी मार्केट्स कोरिलेट हो जाते हैं या लिंक्ड हो जाते हैं। तो अगर उनका मार्केट गिर रहा है, तो साथ ही साथ ग्लोबली भी मार्केट्स में वीकनेस बनने का कारण बन जाता है। क्योंकि अगर जो 70% वर्ल्ड का 70% मार्केट कैप है, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का पैसा सबसे ज़्यादा वहाँ पे लगा हुआ है, हम तो 3-4% हैं। तो अगर वर्ल्ड का 70% जो मार्केट कैप है, वो अगर दिन में 2-2, 3-3% गिर रहा है और आगे गिरने की और आशंका है, तो वर्ल्ड का जो इक्विटी मार्केट है, वो एटलीस्ट कम से कम एक शॉर्ट टर्म के लिए तकलीफ में रहेगा। तो आने वाले 3 महीने, 6 महीने, जब तक ये काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज़ हमारे सामने नहीं आती है, काफ़ी सारे पत्ते नहीं खुलते हैं, तब तक तो हमारे यहाँ पे भी बाहर के बाज़ार, यूएस के बाज़ार को लेकर के हर रोज़ की रोज़मर्रा की ऊँच-नीच, कोई पॉज़िटिव न्यूज़, कोई नेगेटिव न्यूज़, ये चलेगा। लेकिन ये सब चीज़ों के साथ एक चीज़ ये भी होती है कि अल्टीमेटली पैसा चाहे डॉलर डेप्रिशिएट होना और यूएस में इंटरेस्ट रेट गिरने की जब बात आती है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आरबीआई को बल मिलता है। क्योंकि डोमेस्टिकली हम भी ये चाहते हैं कि भाई ब्याज दर नीचे आए। 2021 के बाद से हमने कोविड के बाद का नॉर्मलाइजेशन ज़रूर किया, लेकिन साथ ही साथ हमारे को ब्याज दर बढ़ाने का प्रेशर था, क्योंकि यूएस में भी ब्याज दर बढ़ रहे थे और हमारी करेंसी हमको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी लग रहा था तब। तो कम से कम यूएस का डॉलर अप्रिसिएशन और यूएस के जो यील्ड्स हैं, उसका प्रेशर हमारे ऊपर से हट जाएगा और डोमेस्टिक इकोनॉमी पे हम थोड़ा ज़्यादा फोकस कर पाएँगे, कॉन्संट्रेट कर पाएँगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इमीडिएट टर्म में तो हमारे पर भी जो बाहर के हेडविंड्स हैं, वो हमारे पर भी लागू होते हैं। लेकिन 3-6 महीने बाद अल्टीमेटली ये होगा कि भई जब सारे पत्ते गिरेंगे, तो पैसा यूएस से यूरोप जाना, यूएस से इमर्जिंग मार्केट में जाना, इमर्जिंग मार्केट के साथ-साथ इंडिया में थोड़ा रीएलोकेट होना, डॉलर का प्रेशर, यील्ड्स का प्रेशर, ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। तो इमीडिएट थोड़ी नर्वसनेस रहेगी, लेकिन 3-6 महीने बाद इसके थोड़े-थोड़े हमको पॉज़िटिव्स या बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे। और लास्ट चीज़ मैं ये बोलूँगा कि जब भी किसी क्राइसिस में यूएस का मार्केट गिरा है, हुँ, हुँ। तो पूरे भाईचारा और सिम्पैथी में हमारा मार्केट भी गिरा है। लेकिन अल्टीमेटली हुँ, जितना उनकी आर्थिक व्यवस्था पे असर पड़ेगा, हुँ, अगर हमारी आर्थिक व्यवस्था पे उतना असर नहीं पड़ने वाला है, हुँ। तो थोड़े लैग के साथ या थोड़े समय के बाद मार्केट में हमको रिकवरी देखने को भी मिल सकती है। रिटर्न से ज़्यादा इस बात से डरे और तो नहीं गिर जाएँगे। तो एक ये कि जो लोग इन्वेस्टेड हैं, क्या वो अपनी एसआईपी जारी रखें, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये कि नया पैसा इस तरह के माहौल में लगाना है, तो किस तरह के फंड्स मोस्ट सूटेबल हैं? सुनील सर, एसआईपी तो किसी भी समय में ऐसे माहौल में खास करके एसआईपी तो कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि बहुत जाहिर सी बात है कि भाई अगर जब निफ्टी 26,000 पे था, तब तो सब खुशी-खुशी अपनी एसआईपी कंटिन्यू कर रहे थे और नई एसआईपीज़ भी रजिस्टर कर रहे थे। तो कभी न कभी ऐसा दिन आएगा मार्केट में, वही एक कारण होता है जिसकी वजह से हम एसआईपी रिकमेंड करते हैं। तो 26,000 पे अगर एसआईपी खुशी-खुशी लगा रहे थे, तो 22,000 पे क्यों नहीं लगाएँगे? मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं बनता एक्चुअली, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि हिस्टोरिकली अगर आप नंबर्स देखें, तो अगर कोई 10 साल की एसआईपी करता है, समझिए 2 लोग 10 साल की एसआईपी करते हैं, जिस बंदे को पहले 5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है ना, 10 साल के अंत में उसका आईआरआर कम निकलता है। और 10 साल की अवधि में जिस बंदे को पहले 5 साल में खराब रिटर्न मिलता है ना, उसका आखिर में 10 साल में आईआरआर बेटर बनता है। तो जो लंबे अरसे के लिए एसआईपी करते हैं, उनकी तो बेहतरी इसी में है कि भई पहले-पहले गाड़ी स्लो चले, पहले-पहले रिटर्न नहीं बने, तो लंबे अरसे में रिटर्न ज़्यादा बनेगा। हम ये थोड़ी चाहते हैं कि हम एसआईपी लगाना शुरू करें और मार्केट ऊपर ही ऊपर चले, एनएवी चलता रहे और हमको यूनिट्स की एलोकेशन कम मिले, ये नहीं चाहते हैं हम। तो कोई भी जो लंबी अवधि के लिए एसआईपी करता है, अगर शुरुआती तौर पे एनएवी नीचे रहती है, पूरा पैसा लग जाता है,
और बाद में अगर एनएवी बढ़ती है तो उनका फायदा होता है एसआईपी में। हम हमेशा बोलते हैं स्लो स्टार्ट इज अ गुड स्टार्ट, क्योंकि आईआरआर उसमें बेटर बनता है एसआईपी में। दूसरी चीज, किस तरीके के फंड्स में लगाना चाहिए, तो मेरा मानना यह है कि भाई आने वाले 3-6 महीने बार बार ये न्यूज आएगी, तो कभी एक कदम आगे कभी एक कदम पीछे। तो जिसको भी नया पैसा लगाना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भाई बहुत ज्यादा जल्दी में नहीं रहे। कोई ऐसे ट्रेन या बस नहीं छूट जाने वाली है आपकी आने वाले 3 महीने 6 महीने में। तो सिस्टमैटिक ट्रांसफर करना चाहिए, जैसे आप लिक्विड फंड या आर्बिट्राज फंड में पैसा रखिए और हर 15 दिन का इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि भाई धीमे धीमे पैसा इक्विटी में मूव होना चाहिए। और ये अभी कोई थीम्स वगैरह पे भी अपना नेक स्टिक आउट करने का समय नहीं है। जो डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप फंड्स तरीके के फंड्स होते हैं, किसी भी फंड का बहुत ज़्यादा टिल्टेड है कि भाई हमारा इंडस्ट्रियल में बहुत एक्सपोजर है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ज़्यादा है, या हम डोमेस्टिक पे कॉल ले रहे हैं, या हमको लग रहा है फार्मा ही चलेगा आईटी नहीं चलेगा, ऐसा कोई एग्जैजरेटेड कॉल लेने का ये समय नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अनसर्टन है। तो 3-6 महीने में पैसा लगाइए, सिस्टमैटिक ट्रांसफर करिए, और ज़्यादातर जो डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं उसी में निवेश करना चाहिए।